पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। मौलाना ने की भावी आमदार मोहम्मद गौस जैन की ताहीद। परभनी शहर के भावी आमदार मोहम्मद गौस जैन का कार्यक्रम अली गार्डन स्थित एक फंक्शन हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौलाना ने अपनी प्रतिक्रिया दी और 20 नवंबर को मोहम्मद गौस जैन को वोट देने की अपील की। मौलाना ने गौस जैन की चुनाव निशानी ट्रम्पेट यानी शहनाई के रूप में प्रचालित की, जिसे उल्मा ने जमकर समर्थन दिया। इस दौरान मंच पर मोहम्मद गौस जैन के साथ मौलाना भी उपस्थित थे और मौलाना की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी देखी गई। आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द करें। बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एडिटर सैयद अयूब, मैं संवाददाता अयारा। आप देखते रहिए लोक पुकार न्यूज। ये हमारी जो नशिस्त है, ये ऑनलाइन की नशिस्त है। अब 2-3 दिन रह गए हैं। तारीख को प्रचार का आखिरी दिन है। फिर 5 साल तक के मौका नहीं आने वाला। अब जो भी है फैसला हमें अभी करना है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। हम जो है आप देख रहे हैं कि 70 साल से लोगों का शिकार होते आए हैं। हर एक ने हमारा इस्तेमाल किया और बदले में ठीक की और दूसरा कुछ नहीं दिया। हमारे शहर के एतबार से, हमारे जिले के एतबार से, हमारा जिला महाराष्ट्र का सबसे पुराना जिला है परभनी जिला। और हमारी विधानसभा का क्या हाल है आप देखिए। हमारी विधानसभा के अंदर अब्दुल रहमान खान साहब के बाद से अब तक के कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट चुन के नहीं आया है यहाँ पे। वो आखिरी बारी शख्स है अब्दुल रहमान खान साहब। और फिर हमारे जिले के अंदर, हमारे शहर के अंदर हमारी क्या हालत है। मुसलमानों का ये हाल इस शहर के अंदर कि उन्होंने रोज की मजदूरी करना तो ही उनके घरों के चूल्हे जलना। कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, कोई माशी जराया नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे जिले के अंदर। तो अल्लाह ने मौका दिया कि जनाब गौस जैन साहब जो है, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, तजुर्बेकार है, माशी एतबार से अच्छी खासी सलाहियतें हैं। अगर हम उनको महाराष्ट्र के असेंबली में भेजते हैं तो उम्मीद है कि हमारे शहर के लिए कुछ काम होगा। हुकूमत की तरफ से कई स्कीमें निकलती है, अरबों रुपया आते हैं सेंट्रल हुकूमत की तरफ से, और यहाँ से इस्तेमाल सही होगा। अक़लियतों का फंड आप देखिए कलेक्टर ऑफिस में मालूमात दीजिए कि अक़लियतों का फंड हमारे नाम का फंड पड़ा हुआ रहता है वहाँ पर, और उसका इस्तेमाल नहीं होता तो वापस चला जाता है करोड़ों रुपये। कोई है नहीं, और वो चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर ये पैसा इस्तेमाल ना हो। अगर हम मुसलमानों को पैसा देंगे तो कामयाब होंगे, तरक्की करेंगे, बड़े बनेंगे, तो उनको बड़ा नहीं बनाना है। अब देखिए जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो सरकारी नौकरियों के अंदर मुसलमानों की जो फीसद थी वो 33% थी। मुसलमानों नौकरियों के अंदर, मुलाजिमतों के अंदर इन 75 सालों के अंदर मुसलमानों का फीसद सरकारी नौकरियों में 0% फ्री है। हम कहाँ हैं? हम कब तक के लोगों के शक्ल में उठाते रहेंगे, कब तक के लोगों के झंडे उठाएंगे, कब तक के दूसरों को बड़ा बनाएंगे। आपका मौका है कि हमें जनाब गौस जैन साहब को एक माहौल बनते आना है, उनके लिए हमें टाइट करना है। टाइट एक साथ 2-3 दिन के बाद 20 तारीख को वोटिंग करनी है हमें। हम तो करेंगे, उम्मीद है कि हमारे उलमा इस्लाम को करेंगे, लेकिन हर पद में अगर 5-5, 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को इसके लिए तैयार किया तो जैसा कि मौलाना रईस साहब ने बताया कि 80% आसानी के साथ होंगे। हमें किसी और की जरूरत नहीं। हम ये नहीं कहते कि फला और फला फला, हमको ये नहीं बात करनी है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे भाई को विश्वास देना है कि हमारा भाई है, इनको हमें आगे रखना है। जैसे मैंने मौलाना सबसे पहले तकरीर में कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो पहले भाई कहाँ थे हमारे। तो हम जो है उलमा इकराम के नौजवान उलमा इकराम हैं और इनके पीछे हमारा शहर है। ये मस्जिदों के इमाम है, ये मकातिब के मुदर्रिस है, ये बहुत बड़े लोग हैं। अगर ये लोगों के अंदर कोई बात रखते हैं तो इनके बात में वजन होता है। ये हीरे हैं हमारी कौम, और इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है आप जो बात कौम के अंदर रखेंगे तो उसका असर पड़ेगा, और अल्लाह उस असर का जरिया जो है गौस जैन साहब की कामयाबी की सूरत में हमें
तुम्हारे शहर को जो बदल देंगे। तो हमारी यही आपसे फिक्र के साथ और महत्वपूर्ण दरखास्त है आपसे कि भाई हम 100% की कोशिश करें कि हम कहाँ तक हो सके गौज़ैन साहब के लिए मेहनत करेंगे। इसका सम्मान देना अल्लाह के हाथ में, कामयाबी नाकामयाबी ये अल्लाह के हाथ में। कामयाबी दुनिया की आधी कामयाबी है, लेकिन एक दुनिया का माहौल है। इसलिए कुरान के अंदर भी आता है कि अल्लाह से दुआ करो तो दुनिया के शहर हो। तो खैर की तरीके की इंसान हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर अपने हक को कैसे मानना है इसके तरीके बताए गए हैं। वोट का भी तरीका है और उसके लिए हमारे कैंडिडेट है मुस्लिम कैंडिडेट जनाब गौज़ैन साहब। ये यकीनन बड़ी अच्छी शख्सियत है, हमारी कौम के लिए हमारी उलमा बिरादरी के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। तो आपसे यही हम कहेंगे कि जहाँ तक हो सके हम इनके लिए कोशिश करें, मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करेंगे। यकीनन ये आपका जमा होना ये खैर की अलामत है, इसलिए कि उलमा जो है तो उम्मत का करीब तबका है और जब ये एकजुट होकर जमा होते हैं तो हिंदुस्तान की आजादी जैसे फैसले अल्लाह मुकद्दर फरमाता है। याद कीजिए उस दौर को कि जब हिंदुस्तान एक वक्त में अंग्रेज का गुलाम था। उस वक्त सरे फहरिस्त उलमा इकराम ही आगे आकर हिंदुस्तान की आजादी में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। अब फिलहाल इस स्पेशल के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो हमारे शहर की खुसूस महाराष्ट्र की एक ऐसी सूरत हाल बनाकर पेश की गई है कि अगर मुस्लिम वोट की तकसीम होती है या मुस्लिम वोट का डिवाइडेशन होता है तो उसका सीधा सीधा नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन हो जाता है। लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू क्यों नहीं बताया गया कि मुस्लिम वोट अगर एक तरफ हो तो एक उम्मीदवार मुस्लिम चुन के आ सकता है। इस सिक्के पर क्यों गौर नहीं किया गया, जबकि हमारे शहर परभनी की एक कसीर तादाद जिसकी तकरीबन 1,15,000 या 16,000 कुछ सही और लीगल वोटिंग है, अगर ये 100% किसी मुस्लिम के हाथ में जाए तो वो कैसे मिलकर नहीं आ सकता। सिक्के के इस्लूब की तरफ भी नजर करने की मैं आपसे दरखास्त करता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा का एक तबका ऐसा है जो सियासी शुऊर से बिल्कुल दूर है। सियासत का मतलब उसे मालूम नहीं है, सियासत को इस्लाम से दूर समझता है, सियासत को इस्लाम में एक आग समझता है या एक बारीक रास्ता समझता है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सियासत फरमाई है कि आज भी उनकी सियासत के उसूलों से ये लोग सियासत कर रहे हैं। तो हम तो उनके नाम लेवा है, हम उनके उम्मती है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमें जिंदगी गुजारना है। तो जिंदगी गुजारने के मैदान में हम नमाज उनकी जैसी पढ़ते हैं, रोजा उनके जैसा रखते हैं, सदकात और खैरात उनके जैसी करते हैं, तो सियासत उनके जैसी क्यों नहीं अपनाई जाती? सिर्फ नमाज का हिस्सा जो है तो वो हमारे लिए दीन है और सियासत दीन में नहीं आती। याद रखिए मौलाना अली मियां नकवी रहमतुल्लाह अलैहि का मकौला कि जब उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि मुसलमान अगर 5 वक्त नमाजी हो जाए और तहज्जुद गुजार भी हो जाए, लेकिन अगर उसका सियासी शऊर बेदार नहीं किया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मस्जिदों में उनकी नमाज पढ़ने के लायक हो जाए। और आज हमने वो वक्त देखा है, लॉकडाउन की डेट पर मस्जिदें बिलान रही है, वो तो चलो मान लिया कि एक आरजी मर्ज था, एक आरजी वक्फा था, लेकिन क्यों हमारी दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों हमारे मदारिस को टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों के कान पर जूं नहीं रह रही है जब वो ये सोचता है और ये सुनता है और देखता है कि यूपी के मदरसे का बुरा हाल है, तो उसको अपने यहाँ के मदरसे की फिक्र क्यों नहीं होती? कल आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी है। इसलिए अपने सियासी शऊर को बेदार करो और उम्मत मुस्लिमा का एक बेहतरीन कैंडिडेट बिलखुसूस शहर परभनी की आवाम के लिए मोहम्मद गौज़ैन साहब की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, जो वेल एजुकेटेड है और
हुए इस मामले को बारीकी से लेते हुए उस दिन जिस दिन इलेक्शन होने वाला है खुसूसी जो काम है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा और इस तरीके से पूरा होगा कि उसमें महाराष्ट्र राज्य का पैसा लगेगा और आप लोगों का अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये है कि मेरे दिमाग में एक स्कीम थी जो बहुत दिनों से घर कर रही थी, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारे मदरसों के बहुत आवाज होती है, उंगलियां होती है, मगर मैं इसकी तरफ कुछ करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी मदरसे हैं इंशाअल्लाह ये आवाज पढ़ने से होके पूरे महाराष्ट्र तक जाएगी और ये आप पूरे हिंदुस्तान तक फैलने की कोशिश करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे मदरसे में अगर 150 बच्चे हैं तो इंशाअल्लाह आमदार बनने के बाद में उस 150 बच्चों के मदरसे में मैं एक ऐसा गोट फार्म वहाँ पर खोलूंगा जिसमें 150 बकरियां रहेंगी और वो बकरियां इस नस्ल से वहाँ पर बढ़ाई जाएगी कि इंशाअल्लाह आपका मदरसा बहुत जल्द ज़कात से दूर हो जाए और वो बच्चे न सिर्फ वहाँ पर अरबी की तालीम हासिल कर सके बल्कि एक सुन्नत भी आप पूरी कर सके और कारोबार में नजरें भी बना सके। और ये मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि ये प्रोविजन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हम वो गोट फार्म बिल्कुल ला सकते हैं मदरसे में। वो उसकी जो पेमेंट है वो हम कुछ गवर्नमेंट का हमको 50% ग्रांट मिलेगा और बाकी जो 50% है वो हम 10 साल में फेडेंगे और अल्लाह ताला के नबी का जो रास्ता है तिजारत का रास्ता उन बच्चों को मिलेगा जिनके दिल में कुरान हिफ्ज़ हो रहा है, जिनके दिल में अल्लाह का हिफ्ज़ हो रहा है। इसके अलावा मैं ये आह्वान उठाऊंगा इंशाअल्लाह आमदार बनने के बाद कि हर मस्जिद के इमाम की, हर मस्जिद के मौलवी की तनख्वाह कम से कम 25,000 से 40,000 के बीच में हो और उनकी तनख्वाह 25,000 से 40,000 के बीच में हो, बल्कि उनके जो अहले खाना है उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, उनको कोई भी हॉस्पिटल में बिना पैसे लिए के एडमिट किया जाए और उनका इलाज किया जाए। मैं आमदार बनने के बाद में जो भी मेरा फंड रहेगा डेवलपमेंट का इंशाअल्लाह जो 25% मेरा जो फंड रहेगा वो उलमा इकराम जिस रास्ते पे उंगली उठाएंगे वो ही रास्ते पे वो फंड जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद जब आप मेरी खुद की तारीफ करें तो वो मिल्लत का उम्मीदवार से हटकर मैं आइम्मा इकराम का उम्मीदवार बन जाऊं, मैं उलमा इकराम का उम्मीदवार बन जाऊं और लोगों के बीच में अपने वोटों की ताकत से विधानसभा पहुंचूं और नामों से रिसालत के खिलाफ में एक ऐसा कड़क कानून बनाऊं कि अगर किसी की जबान फिसली तो वो कम से कम 2 साल के लिए अंदर जेल में जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी, 2 साल के अंदर उसके ऊपर केस चलकर खत्म होगा और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मेरे भाइयों, आपके जो बच्चे हैं, आज जो एक इमाम है, आज जो मकतब चलाते हैं, आज जो मकतब में पढ़ाते हैं, आज उनके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर हमको बज़ाहिर एजुकेशन के ऊपर कुछ सपोर्ट तो मिलता है मगर वो भीख की शक्ल में मिलता है। मैं वो एजुकेशन, मैं वो तालीम, एक आला दर्जे की तालीम आप लोगों को आपके हक के रूप में दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी खुलकर तारीफ कीजिए, आप लोगों के बीच में जाइए। जो तशद्दुद का माहौल है, जो ये माहौल है, जो तशद्दुद का जो माहौल है वो माहौल मुंतशिर ना होने दे, क्योंकि 18 तारीख को जब प्रचार बंद हो जाएगा तो तब जाके शैतानी खेल शुरू होगा। और आप लोगों पे ये बहुत जिम्मेदारी है कि हमारे हर ईमान वाले को उस शैतानी खेल से बचाना है और उस शैतानी खेल का हिस्सा बनने से बचाना है। मैं वक्त क्योंकि हो गया है, यही बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके सामने वादे किए ये रिकॉर्ड करिए आप। इंशाअल्लाह जब आमदार बनूंगा और हाफिज रईस साहब की बात, मैं ना कभी मायूसी के साथ जाऊंगा, ना कभी बीजेपी के साथ जाने का सोचूंगा, ना कुछ करूंगा, क्योंकि मैं आपके लोगों की ताकत से जा रहा हूँ। मैं वही काम करूंगा जो मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी कौम के लिए जो अच्छा हो। और जीतने के बाद जब ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं आप लोगों के सामने वापस आऊंगा। जैसा आज तारीफ मांग रहा हूँ वैसे उस दिन आप लोगों से फैसला मांगूंगा। आप लोग जो फैसला देंगे वो फैसला मेरे खिलाफ होगा।
आज से 8-10 दिन से गौस भाई के साथ फिर रहा हूँ परवानी शहर में, ग्रामीण भाग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौस भाई को जो है तो गैर मुस्लिम का भी सपोर्ट मिल रहा है और मुसलमानों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और 8 दिन से जो है तो पूरे उलमा लोग शहर के उलझन में थे ज़िले के कि भाई ऐसा क्या डिसीजन लिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक 2-4 दिन से जो है तो उलमा लोगों ने एक मुत्तफ़ा फैसला लिया है कि भाई उस कैंडिडेट को वोट दिया जाए जो कौम के काम आ सके। हम उस शख्स को वोट नहीं देंगे जो बाबरी मस्जिद शहीद करने में उसका हाथ है। उस शख्स को वोट नहीं देंगे जो मुसलमानों के बच्चों को जो है तो जेलों में डाला गया है। हम जो है तो एक मुत्तहद होके जो है तो हम गौस भाई को ये सपोर्ट करते हैं, ऐसा उलमाओं का भी कहना है। और हमें मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि भाई गैर मुस्लिम जब गौस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो ईमान वाले हैं। एक ईमान वालों को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर अपने को। तो इसी तरीके से मैं हर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एक मुत्तहद होके एक प्लेटफार्म पे आके एक मुश्त कर जाके वोट दीजिए। लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल पाटिल और भरोसे में फाइट है। मैं नहीं चाहता कि भाई गौस भाई में और भरोसे में फाइट है। अगर गौस भाई को अगर पूरी तरीके से वोट मिले तो इंशाल्लाह ताला गौस भाई की सीट निकल जाएगी। केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए खास तौर से सीए एनआरसी का जो मुद्दा उठाया था, उसके चलते परभणी पूरे देश भर में लोकसभा में जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने कसीर तादाद में अभी लगे 6 महीने पहले ही वोट दिया था, उस तरह से वोट देना चाहिए। किस तरह से कह रहे हैं, देखते हैं अभी भाई उस तरीके से वोट देना चाहिए, लेकिन हर जिले में, हर शहर में, हर तालुके में अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट जो सेकुलर हो और जो कौम को लेकर चलता हो। अब जहाँ पे समझो मुस्लिम उम्मीदवार निकल सकता है और वो गैर मुस्लिम भी चाह रहे हैं कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है, तो हम उसी कसीर तादाद में वोट दीजिए, चाहे यहाँ का हो और कहीं का भी। अभी मुस्लिम समाज के यहाँ पर लगभग 1,15,000 के करीब वोटिंग है और मुस्लिम समाज अगर 1,15,000 के करीब अगर वोट डालता है तो ऐसी सूरत में एक मुस्लिम कायद, एक मुस्लिम आमदार यहाँ से परभणी विधानसभा मतदार से बन जाता है, सिर्फ मुसलमानों के ही जान पर। लेकिन दीगर समाज की भी मतदान होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? हमें तो हम मुस्लिम समाज के वोट मिलेंगे और हमें जो है तो हमारे भाई गैर मुस्लिम के भी वोट मिल रहे हैं हमें, और वो दोनों मिला के हम इंशाल्लाह ताला 1,65,000 क्रॉस करेंगे। मोहम्मद गौस जैन साहब ये एक उद्योजक भी है और वेल क्वालिफाइड भी बंदा है, और अगर यहाँ से परभणी विधानसभा मतदार से चुनकर अगर आ जाते हैं तो हाउस में हर तरह की आवाज भी ये उठाने की ताकत रखते हैं, इतना नॉलेज इनको है। आप किस तरह से? बिल्कुल रखेंगे। वो जो है तो एक वहाँ से हर किस्म की कंपनी लेकर आएंगे यहाँ पे, लोगों को जो है तो कारोबार से लग जाएंगे लोग, जो है तो उनकी रोटी रोजी का जरिया बन जाएंगे। और वो जो है तो लोगों के जो अभी उन्होंने बताया कि भाई उलमा लोगों के लिए जो है तो गवर्नमेंट की जो जगह है उसमें जो है तो उनको फ्लैट बनाकर देने के वादा किए उन्होंने, और उन्होंने उनकी तनख्वाह का भी जो तो वादा किया है कि भाई 30 से 40 हज़ार तक उनकी पेमेंट होना चाहिए। और ऐसे ख्यालात का आदमी हम नहीं समझ सकते तो फिर कब समझेंगे, और हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं अपील कर रहा हूँ आप सब मुसलमान भाइयों से, ये चंद लोगों के भयकाव में आकर अपने बंटवारा मत कीजिए। हाँ, और एक मुश्त होकर इनका ना सुनते हुए, ना कहते हुए हम जो है तो ये फैसला ले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कोई फतवा नहीं था, वो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की जो हमारे दानिश्वर है उनकी एक राय थी, और उसके बाद उनकी 2 सफाइयाँ आई है। 2 सफाइयों में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मेरे इस जुमले को सपोर्ट की मेरी ओहदे से ना जोड़ा जाए, मेरी तंजीम से ना जोड़ा जाए। तो लास्ट में यही हुआ कि उनकी एक इनफरादी राय है, उनकी इनफरादी राय सराखों पर अभी हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन लड़ने से पहले ये राय देते तो हम उनकी राय पे सोच सकते थे, और हम सोच भी इस हिसाब से सकते थे कि हम इस कैंडिडेट को वोट नहीं देते थे, क्योंकि ये कैंडिडेट परभणी का गुनहगार है, ये कैंडिडेट परभणी के बच्चों का गुनहगार है। और यहाँ पर इस कैंडिडेट ने जो बच्चों पे जुल्म किया है वो जुल्म भुलाया नहीं जा सकता, और इसकी जो पार्टी है उसको भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उसने अल्लाह का घर तो काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इंसान में, इस दुनिया में किसी में ये हिम्मत है कि जो अल्लाह का गुनहगार हो
उसको माफ़ी तलाफ़ी दे के उसको हम हमारे वोट दिलाए। तो हम उसी जंग के ख़िलाफ़ में लड़ रहे हैं और धीरे धीरे काफ़िला बढ़ रहा है। आज आइम्मा इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद आकर सब तकरीबन लोगों ने हमको एक समर्थन दिया, उससे बहुत हिम्मत मिली। आज ऐसा लग रहा है कि मैं आइम्मा का सुनकर आज उम्मत हमारे पीछे आ गई तो ये सीट आगे निकल सकती है। हमने आइम्मा इकराम से ये वादा किया है कि अगर हम आमदार बनकर चुन के आए तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन इस्तेमाल करके वहाँ पर उनके रहने के लिए अच्छे हम घर बनाएंगे। उसके बाद में हमने ये भी वादा किया है कि जितने भी मदरसे हैं और मदरसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एक मदरसा है, एक मदरसे में अगर 100 बच्चे अगर तालीम हासिल करते हैं या 500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं तो वो मदरसे को 500 जो बकरियों का गोट फार्म दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसका 50% ग्रांट उसमें मिल सकेगा। और ये बकरियों का जो गोट फार्म है ना सिर्फ उनके तिजारत सीखने के काम आएगा बल्कि मदरसे को खुद कफील बनाने के काम में आएगा। और तीसरी चीज़ हमने ये वादा किया है कि अगर हम आमदार बनते हैं तो जितनी भी आइम्मा इकराम हैं, जितने भी मौज़न हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे कि कम से कम 25,000 से 40,000 उनकी तनख्वाह होनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो। और इसके साथ साथ ही एक हेल्थ कार्ड उनको दिया जाएगा जो कैशलेस हेल्थ कार्ड रहेगा, उसका पूरा इंश्योरेंस और सब चीज़ें गवर्नमेंट उठाएगी। अगर ये कहीं भी बीमार पड़ते हैं महाराष्ट्र में तो ये बग़ैर पैसों के अपनी फैमिली को, खुद को, अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके लिए जितने जो भी अच्छे स्कूल्स है वो स्कूल्स में इनके बच्चों का जो एडमिशन है वो फ्री किया जाएगा और उसके साथ ही उनके बच्चों के लाने और ले जाने का नज़्म किया जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर बात में आपका माहौल बनता हुआ पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आपको रिस्पॉन्स रहा है और यहाँ के वेल क्वालिफाइड जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति है ये आपके फेवर की बात करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, माहौल बन रहा है क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, परभनी की तरक्की की बात कर रहे हैं। हम परभनी में इंडस्ट्रीज़ लाना चाहते हैं, परभनी में सनतें लाना चाहते हैं ताकि आज परभनी में जो बेरोज़गार जो युवक घूम रहा है उसके हाथ को काम मिले और उसके घर में कुछ खुशहाली आए। इंशाअल्लाह अगर हम आमदार बनते हैं तो आने वाले 5 साल में तकरीबन 20 से 25,000 युवकों को हम रोज़गार दिलाएंगे। उसके साथ साथ ही हम MIDC में जो बंद पड़ी हुई डेयरी है उसको चालू करेंगे और उसको चालू करके वहाँ पर भी 5,000 के आसपास किसानों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे उस डेयरी के माध्यम से। और इसी मुद्दों के ऊपर जनता हमें सपोर्ट कर रही है क्योंकि जनता ने ये देखा कि पिछले 10 साल में ना कुछ विकास हुआ, ना कुछ उनके मुद्दों की बातें हुई। बस चॉकलेट मिले उनको और इतने चॉकलेट मिले कि चॉकलेट देने वाले का नाम चॉकलेट सम्राट रखा गया।